बेटा आज का जो टॉपिक है मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इस टॉपिक के अंडर दो सब टॉपिक्स आते हैं। वन इज़ मास एनर्जी एंड अनदर इज़ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। चलिए हम लोग फोकस करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ, वो है मास एनर्जी। बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को हर कोई जानता है ना? अगर जब भी हम वर्ड साइंटिस्ट बोलते हैं या फिजिक्स, जब ये वर्ड आता है सामने तो सबसे पहले इनका ही नाम ध्यान में आता है, वन ऑफ दोज। तो अब ऐसा है कि देखो, उन्होंने एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनका कहना यह था कि मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, या उनका यह कहना था कि मास ही एनर्जी का दूसरा फॉर्म है, या मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर एक पर्टिकुलर मास है आपको, और आपको मतलब मालूम है कि एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इन केस अगर उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया गया तो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसे बताने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू mc², है ना? mc स्टैंड नहीं रे भैया, है ना? E इज इक्वल्स टू mc²। अब m स्टैंड्स फॉर मास एंड c स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? तो देखो यही कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर आगे जाके बहुत सारे जो अलग अलग न्यूक्लियर, जैसे न्यूक्लियर फिशन वाले प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन वाले प्रोसेस है, ये सब आगे जाके इसी बेसिस पर प्रूफ, मतलब इसी बेसिस पे हम लोग ने एनर्जी कैलकुलेट किए। आगे जाके जब देखा न्यूक्लियर फ्यूजन वाला, जैसे एक एटॉमिक बॉम्ब कहीं ब्लास्ट किया जाता है, अगर कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं ब्लास्ट किया जाता है, और अगर मैं सोचता हूँ कि देखो भाई प्लूटोनियम का इतना इतना मास है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर, एटॉमिक बॉम्ब के अंदर प्लूटोनियम का, थोरियम का इतना इतना मास है। अब जब ये ब्लास्ट होगा ये कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये आप इसी थ्योरी के बेसिस पे या इसी इक्वेशन के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना? और बहुत मामूली सा, जैसा इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे आपने देखा, आई थिंक 2020 या कब तो भी इस पर एक क्वेश्चन आया था, बस एक पर्टिकुलर मास दिया था और उसने पूछा था कि एनर्जी में बताओ कितनी इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी। वन सच क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। एक को एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इसका। देखो यहाँ एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में कि देखो कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो अगर मान लो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो आप कैलकुलेट करके बताओ। तो अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला है। न्यूटन आइंस्टाइन साहब ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, E इज इक्वल्स टू क्या, mc²। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया मास कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, यानी कि 10⁻³ किलोग्राम, और c² 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ऑफ कोर्स ये 3 का स्क्वायर 9, 2 8 16, 9 × 10⁻16 × 10⁻³ जूल, जो कि हो जाएगा आपका 9 × 10⁻13 जूल्स। तो देखो 10 ग्राम का, अगर मान लो 10 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट अगर फटता है, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, 10 ग्राम नहीं सॉरी 1 ग्राम का, 1 ग्राम का अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यू कैन सी कितना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। 9 × 10⁻13, अरे 13 जीरो लगा उसके आगे, है ना? अल्लाह करे मेरे पास बैंक में इतना पैसा आ जाए। आमीन बोलो रे सब लोग, किसी ना किसी की दुआ कबूल हो जाएगी। क्या हो रहा? रख लेंगे, बिना गिने हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। तो भैया कैसा है कि 9 × 10⁻13 जूल्स ऑफ एनर्जी, 13 जीरो, अरे 5 जीरो पे 1 लाख, 6 जीरो पे 10 लाख, 7 जीरो पे 1 करोड़, उसका भी डबल, तकरीबन डबल,
अरे इतनी एनर्जी आई बात समझ में। तो एक दुआ कबूल हुई आई थिंक। दरवाजा ओपन करिए, दरवाजा रिजॉन जान दो। तो खैर अकाउंट चेक कर रहा मैं। तो खैर कोई कभी पूछना नहीं मेरा अकाउंट में कितना पैसा है, बहुत पैसा है। तो चलो ठीक है, यहां समझ में आया एक सिंपल सी, बेटा इधर ध्यान दें। अब एक सिंपल सी थियरी, मतलब सिंपल सा भैया कि अगर किसी मास को आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो अब वो अगर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो। आप अपनी खुद की मास को भी ले सकते हैं, है ना। जैसे मुख्तसिर तेरा मास मतलब तेरा वजन कितना है? 50 है क्या तू? पक्का है ना। अगर मान लो कि मुख्तसिर जो बॉयज में, अरे नहीं समीर, समीर 40 कितना 45, चलो 40 पकड़ लेते हैं, ऐसा है ना। अब अगर सपोज करो, है ना, सुनो समीर का मास मान लो 40 किलोग्राम है, अराउंड 40 किलोग्राम वेट है इसका मास। और अगर सपोज करो हम समीर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, समीर का ब्लास्ट हो जाता है, तो भैया अगर देखा जाए तो 40 × 3 × 10⁸ का स्क्वायर, 40 × 9 × 10⁻16, 4 9 36, 360 यानी 36 × 10⁻17 जूल। ओ भैया देख समीर, अपने आप को कम मत समझना, है ना। 36 × 10⁻17 जूल, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, है ना। अरे भैया ये एनर्जी ना मुंबई जैसे शहर को, दो बड़े बड़े मुंबई जैसे शहर को ब्लास्ट करने के लिए काफी है। तो अगर समीर तू फटा, है ना, तो अकोला तो दूर की बात है ना, मुंबई जैसा शहर भी ब्लास्ट में जा सकता है। तो कब फट रहा फिर, है ना। तो खैर आया समझ में। तो भैया सिंपल है कि अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितने एनर्जी में कन्वर्ट होता है आपको ये नजर आ रहा है। इवन अगर कोई एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, तो वो कितने मास में कन्वर्ट होगा वो भी हम इसी फॉर्मूले में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो पहले तो उन्होंने थियोरेटिकली बोल दिए थे, बाद में ये प्रैक्टिकली देखा भी गया। अभी आगे जाके जब अभी आप बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये सब उस चीज के अंदर पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी। तो देखो ये यहां पर हमने देखा, चलो लिख लो इतना, ये फिर हम लोग जाते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए हो गया लिखना हो। तो अब अगर मैं जाऊंगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाले कॉन्सेप्ट में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाला कॉन्सेप्ट है क्या, वो देखो बेटा यहां पे। अब ऐसा है कि मान लो आपके पास एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, XYZ कोई भी एक एटम है और उसका न्यूक्लियस है, और मैं देखता हूं उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। अच्छा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कॉमनली क्या बोला जाता है? यस, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम लोग कॉमनली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, यानी कि कुल मिला के क्या है? न्यूक्लियॉन्स है। आई बात समझ में? कुल मिला के क्या है? न्यूक्लियॉन्स है। अब अगर इन न्यूक्लियॉन्स का मैं देखता हूं कि भैया मास कितना आ रहा है ना, एक एग्जांपल के तौर पे, बहुत पहले बेसिक एग्जांपल लूंगा, फिर एक्चुअल में एक पर्टिकुलर एटम का एग्जांपल लूंगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे 4 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है ना, वो भूल जाओ, कोई एटम है वो भूल जाओ, अभी सिर्फ 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। मैंने इसका मास कैलकुलेट किया और मैं देखता हूं कि इसका मास आ रहा है 6 ग्राम। इमेजिन करना है अपने को, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा मैं, है ना। मैंने क्या किया? 6 ग्राम। बाद में उसको मैंने क्या किया भैया, मेरे पास 4 प्रोटॉन थे और 4 न्यूट्रॉन थे। तो भैया ये थे हमारे पास 4 प्रोटॉन और हमारे पास थे 4 न्यूट्रॉन।
कुल मिला के मैंने उनको अलग अलग किया, अलग अलग करने पे मैंने एक एक का मास गिना, भाई तेरा कितना, तेरा कितना, तेरा कितना, ऐसा एक एक का मास, मैंने एक एक न्यूक्लियॉन का मास गिना। मैंने देखा 1 ग्राम 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 1 ग्राम, कुल मिलाकर मैंने देखा मास कितना आ रहा है 8 ग्राम। कुल मिला के मास कितना आया 8 ग्राम। और जब उनको ऐसा बढ़ा के न्यूक्लियस में डाल के रख दिया तो कितना आ रहा 6 ग्राम। कोई मैटर कम हुआ क्या, है ना? आपको नजर आ रहा कि यहां मैटर कम, अरे नहीं यार 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन बराबर है ना? ये भी 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन बराबर है, बस इतना है कि वो थोड़ा सा अलग अलग थे। अब ये एक न्यूक्लियस में आ गए, एक जगह बाइंड हो गए, तो भैया यहां हुआ क्या, ये कुछ तो भी गड़बड़ है, यहां पर मास का कुछ तो भी डिफेक्ट आ रहा है, मास को लेकर वैल्यू अलग अलग आ रही है, कम ज्यादा वैल्यू आ रही है ना? इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मास डिफेक्ट। आया समझ में? तो बोले सवाल उठा कि ये जो एक्स्ट्रा का मास था वो गया कहां? तो भैया वही एक्स्ट्रा का मास कन्वर्ट हुआ इन बाइंडिंग एनर्जी, या जिस एनर्जी बोलो वो काय में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। आई बात समझे? अब जो है आपको एग्जांपल दिया वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, बात करता हूं भैया, ऑक्सीजन कितना भाई, एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास नंबर कितना आएगा 16। अच्छा देख, मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स, अगर मैं 8 न्यूट्रॉन के मास को कैलकुलेट करूं तो वो रहेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट एक प्रोटॉन का। इसी तरह से न्यूट्रॉन का मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स, अगर मैं 8 प्रोटॉन का मास देखता हूं कितना आएगा, तो बोले एक न्यूट्रॉन का मास इतना था, मल्टीप्लाई किए 8 से तो पता चला मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन, है ना? मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स कितना रहेगा 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। इसकी जरूरत तो नहीं है बट फिर भी ले लेते हैं। मास ऑफ अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए, मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 मल्टीप्लाई बाय, है ना, 1.00055 एटॉमिक मास यूनिट। ये सारी वैल्यूज याद रखना, मैंने एटॉमिक मास यूनिट में डाला है, ठीक है? अब ऐसा है कि अगर देखा जाए, मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि इसके बेसिस पर कि देख न्यूक्लियस के अंदर क्या है 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन, अगर इनकी वैल्यूज को मैंने ऐड किया, ऊपर वाले हैं, मैं सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर, भाई इलेक्ट्रॉन कहां है न्यूक्लियस के बाहर, मैं बोल रहा हूं मास ऑफ, एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस। मेरा अंदाजा ये है कि एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस जो रहेगा 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। 8 कॉमन निकाला, मतलब सिंपली ये दोनों को ऐड करो, 1.00866 प्लस 1.00727 विच कम्स आउट टू बी 16.12744 16.12744 एटॉमिक मास यूनिट। तो भैया उनका ये कहना था कि हमको तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि आपका जो न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस भैया, ऑक्सीजन के एटम का जो न्यूक्लियस है इतने इतने मास का होना चाहिए, क्योंकि जब हमने अलग अलग न्यूट्रॉन को गिना, अलग अलग प्रोटॉन को गिना, है ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ो बाद में देखेंगे, अलग अलग न्यूट्रॉन को गिना, अलग अलग प्रोटॉन को गिना, और जब मैंने पूरा ऐसा मास ऐड करके देखा तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से हमें लगा आपका इतना मास होना चाहिए, किसका, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का। भाई मगर देखा ये गया कि ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है, जैसे अगर ऑक्सीजन का मैं एटम देखूंगा, हाँ, तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेथड, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, सॉरी ऑक्सीजन एटम, तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जो पाया गया 15.99493 एटॉमिक मास यूनिट पाया गया। अब अगर मैं मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस करता हूं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम में से आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना पड़ेगा। मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। अरे भैया देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी याद है, अपन ने पिछले चैप्टर में बताया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमीटर करके एक होता है। तो भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ना, जो स्पेक्ट्रल रेडिएशन की स्टडी से रिलेटेड होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये देखा गया कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इतना इतना होता है,
है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये देखा गया मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इतना इतना होता है। और मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस अगर मुझे निकालना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस निकालने के लिए मास ऑफ ऑक्सीजन एटम को माइनस करना पड़ेगा मास ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से, यानी कि 15.99493 को माइनस करना पड़ेगा, कितना था रे वो, 8 मल्टीप्लाई बाय 1.0055 नहीं 00055, ये सारे नंबर बड़े बड़े एकदम, जो कुल मिला के बाद में फाइनली जो आंसर आता है इट कम्स आउट टू बी 15 अच्छा इसका आंसर लिखा ही नहीं मैंने ना, 15.99053 एटॉमिक मास यूनिट। हाँ इसका आंसर ही नहीं लिखा मैंने, इसका आंसर आता है 16.12744 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब क्या नजर आया आपको यहाँ पे बेटा, क्या नजर आया, डिफरेंस नजर आया आपको यहाँ पे। अगर आप डिफरेंस देखेंगे मतलब चेंज इन मास या डिफेक्ट, मास डिफेक्ट जिसे कहा जाता है, तो इट विल बी ऑफ अराउंड 0.13691 एटॉमिक मास यूनिट। अगर इन दोनों को आपने माइनस किया, 16.12744 को इसमें से आपने माइनस किया, तो ये मास में जो डिफरेंस जिसको मास डिफेक्ट कहा जाता है वो कितना आएगा, 0.13691 एटॉमिक मास यूनिट। अब सवाल उठा कि ये मास गया कहाँ, है ना, हमको तो लगा था इतना इतना होगा, मगर मास तो कम आ रहा है, पहले ज्यादा आ रहा था ना, अलग अलग गिन रहे तो क्या आ रहा, ज्यादा आ रहा, और भाई ऐसा देख रहे तो मास कम आ रहा है, तो बोले ये मास गया कहाँ, ये हमारे लिए एक सवाल पैदा हो गया। तो खैर इस मास के जो एरर को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट, एरर नहीं है ये, मास में जो लैकिंग आ रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। एक मिनट यहाँ लिख लो जब तक के थोड़े से काम इंपॉर्टेंट काम निपटा लेता हूँ मैं। क्या हो रहे, हाँ हाँ वो सही है, इतना नहीं रे, इतना तो तुमको भी मालूम है, ये 0 पॉइंट था, 1 पॉइंट नहीं था। तो देखो ये कॉन्सेप्ट हो गया मास डिफेक्ट का, और अब अगर मैं इस मास डिफेक्ट को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल गिव मी एन एनर्जी, कि भैया कितनी एनर्जी आपकी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और इसे मैं कहता हूं बाइंडिंग एनर्जी, इसे मैं क्या कहता हूं, बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो रही बात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना डिटेल में ये सारी वैल्यूज याद रखना ज़रूरी नहीं है, रहा भी तो वो खुद दे देगा तुमको, खुद बोलेगा कि भैया ये इसका इतना मास है, ये इसका इतना मास है, इसका इतना मास है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो तकरीबन सेम, और ये देखो ये मास तो एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, एटॉमिक मास सिस्टम में दिया हुआ है। खैर इधर का पार्ट हुआ, अब अगर सपोज करो किसी भी न्यूक्लियाई में मुझे अगर मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा डेल्टा एम, उसके लिए रहेगा ZMP। देखो मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस A माइनस Z Mn, मतलब क्या हो जाएगा, टोटल मास नंबर में से आप क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो पता क्या चल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें से आप माइनस करोगे मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो भाई ये आपको क्या दे देगा, मास डिफेक्ट दे देगा। ओके, तो अब जैसे कि यहां देखो नजर आ रही है एक बात, जब ये अलग अलग थे तो एनर्जी ज़्यादा थी, और जब ये जॉइंट होके न्यूक्लियस बन गए एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। मतलब ऐसा है, इनको अगर आज़ाद करना है तो एनर्जी देना पड़ेगी, है कि नहीं भाई, क्योंकि अलग अलग है तो उनकी रिक्वायरमेंट एनर्जी की कैसी है, ज़्यादा है, और जब एक साथ बाइंड होकर वो क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया, तो एनर्जी इनकी कुल मिलाकर एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, वो एनर्जी रिलीज हो गई ना वो,
अब अगर मुझे इसको न्यूक्लियस को मतलब ब्रेक करना है, यानी न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना है न्यूक्लियस में से, है ना, न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना है न्यूक्लियस में से, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, यानी वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में से अलग अलग होंगे। तो वही जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनटू सेपरेट द न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। कि न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और वो बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, मास डिफेक्ट को आप c² से मल्टीप्लाई कर डालो, है ना। तो हम लोग कहेंगे व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी amount of energy required to separate the nucleus into its constituent nucleons is called as binding energy of that nucleus। अब हमें क्या है, आगे स्टेबिलिटी ऑफ एटम स्टडी करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम या न्यूक्लियस बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस को स्टडी करना ज़रूरी है। अब बोले ये क्या आ जा रहा कॉन्सेप्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अरे कुछ नहीं भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये कुछ खास नहीं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर होता है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। अब भाई ऐसा क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पे, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्यों जरूरी है स्टेबिलिटी को, इधर का राइट साइड का हो गया, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जानना क्यों जरूरी है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा एक बात बताओ, एक फैमिली है 10 लोगों की, एक फैमिली है 10 लोगों की, ये 10 लोग मिलकर महीने का 1 करोड़ कमाते हैं। इमेजिन करने में क्या जा रहा अपना, 10 लोग मिलकर महीने का 1 करोड़ कमाते हैं। वैसे ही एक और फैमिली है सिर्फ 2 लोगों की, है ना, कितने लोग हैं, 2, ये दोनों मिलकर महीने का 50 लाख कमाते हैं। ऐसा मोटा मोटा देखने पे क्या लगता, अरे हाँ वो ज़्यादा स्टेबल लग रहे, क्योंकि ये करना ही, हाँ ये ज़्यादा स्टेबल है। ये एक बंदा 10-10 लाख कमा रहा है ना, उसका मूड खराब हो गया, वो लोग अलग अलग हो गए, तो एक बंदा के पास कितनी की कमाई होंगी, 10-10 लाख की। मगर भैया ये दोनों अगर अलग अलग हुए तो एक बंदे के पास 25-25 लाख की कमाई होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, ज़्यादा स्टेबिलिटी अगर देखना है तो ओवरऑल देखते क्या आप देखते पर हेड कमाई कितनी है। तो अगर मुझे किसी भी न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी देखना है तो मैं ये नहीं देखूंगा कि भैया किसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, मैं क्या देखूंगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये किसका ज़्यादा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास नंबर 16 है, इसका बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। वहीं यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास नंबर अराउंड 235 है, इसका आता है 1786 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। जिसके बाद ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी, मतलब ज़्यादा एनर्जी लगेगी न्यूक्लियॉन को छुड़ाने के लिए, वो ज़्यादा स्टेबल,
तो मैं पूछूंगा भैया भाई बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है। पहले ही देख के बोला अरे वो 1786 ये छे, अब तो 786 भी है इसमें, बोले ये छे तो बोले भैया ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसा नहीं है। ये देखो भैया आपको उसके लिए देखना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखते हैं 128 डिवाइडेड बाय 16, वो जबरपास कुछ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है ना। और इसका अगर आप देखेंगे 1786 डिवाइडेड बाय 235, इसका आता है अप्रोक्सीमेशन में 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका ज्यादा हुआ? ऑक्सीजन का ज्यादा हुआ, है ना। तो मोर स्टेबल कौन सा हुआ? ऑक्सीजन, ना के आपका यूरेनियम। आई बात समझ में? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये स्टडी करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अभी मैं एक ग्राफ प्लॉट करके दूंगा, ये ग्राफ तुमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको बोर्ड एग्जाम में वैसा ग्राफ बनाना है और नीट में भी उस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। चलो थोड़ी देर पॉज करते हैं वीडियो को। देखिए अभी आने वाला एक कॉन्सेप्ट रहेगा न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये जो सबसे लास्ट है मास न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो टॉपिक है ना बेटा, इधर ध्यान दो। न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ सम एटम्स के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ प्लॉट करके दिया है, जिसमें 2 ऑब्जर्वेशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, 2 ऑब्जर्वेशन है और फिर 4 उसमें कंक्लूजन्स आते हैं। चलिए पहले यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। देखो साफ साफ बात पता चल रही है कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप देख सकते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, है ना, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा कम है, और कितनी ज़्यादा कम होने के वजह से दे आर हाईली अनस्टेबल। मतलब भैया उनको आज़ाद करना बहुत आसान है भैया, बाइंड लूज है ना, वो लूजली बाउंडेड है ना ये, तो भैया इनको न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसीलिए हाईली अनस्टेबल है। अगर आपको याद होगा वो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा रहा था मैंने इसमें बोला था ये बात। फिर जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता गया हमने नोटिस किया कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ता गया। मगर एक बात देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक मास नंबर। डिपेंडेंसी क्या होती है? डिपेंडेंसी तब कहा जाता है कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जा रही, या जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा वैसे वैसे वैल्यू कम होती आई। तो दोनों में से कुछ एक हो रहा तो हम बोलेंगे भैया ये इस पर डिपेंडेंट है ना। जैसे कि अगर एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करके बताऊं मैं, y वर्सेस x का ग्राफ ऐसा रहा, कहने का मतलब ये जैसे जैसे x बढ़ रहा वैसे वैसे y बढ़ रहा, या फिर जैसे जैसे x बढ़ रहा जैसे जैसे x बढ़ रहा वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही? कम होते जा रही। देखो x1 x2 बढ़ता जा रहा, y की वैल्यू कम होते जा रही। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये डिपेंडेंसी है, यहाँ पर y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ऑन द कंट्री ये देखा गया फॉर द एटॉमिक मास ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 170, मतलब समवेयर अराउंड हियर, आपको ये लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट नजर आ रही होगी, है ना। किसी ने मुझसे पूछा भी अभी कि ये स्ट्रेट लाइन है क्या सीधी, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, 100% स्ट्रेट नहीं है। यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, आयरन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, फिर वहाँ से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। मगर आप अगर एटॉमिक मास नंबर 30 से लेकर 170 के बीच में देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट नजर आती है। दिस वॉज माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू लोअर होती है लाइटर न्यूक्लियाई में भी और हैवी न्यूक्लियाई में भी। देखो अगर मैं देखूंगा आयरन की सबसे ज़्यादा है, ये इधर के लाइटर न्यूक्लियाई की तरफ अगर जा रहा हूं मैं तो देखता हूं ग्राफ काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया, काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया। और ये अगर आप हाइयर न्यूक्लियाई की तरफ जाते हैं तो आपको दिख रहा है ना ग्राफ नीचे 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 जाते जा रहा है ना। इसका मतलब जैसे जैसे आप एटॉमिक मास बढ़ा रहे हैं यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम होते जा रही है। तो इधर का हैवियर न्यूक्लियाई एंड द लाइटर न्यूक्लियाई दोनों की अगर वैल्यू देखा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम होती है ना। बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, थोड़ी सी कम होती, मगर होती तो है कम। ठीक है, तो ये मेरे 2 ऑब्जर्वेशंस थे बेटा, ग्राफ को देखकर हमने ऑब्जर्वेशंस बनाए। अब फिर ऑन दैट बेसिस मैं यहाँ पर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई ऑन दैट बेसिस मुझे क्या समझ में आ रहा है। पहला कंक्लूजन क्या कहता है कि भैया देखो
अब किसी भी चीज़ को आपको जमा करके रखने के लिए क्या लगता है? फोर्स। तो यहाँ कोई तो भी एक फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स को ऐसा पकड़ के रखा है, एक दूसरे पे जकड़ के रखा है। और भाई ये जो फोर्स होगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अभी ये कौन सा फोर्स है अभी मालूम नहीं। अभी हम क्या बोल रहे, कोई तो फोर्स है जो सभी न्यूक्लियॉन्स को एक साथ होल्ड करके रखा है। और ये जो भी फोर्स होगा इसकी वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा है, ये बहुत स्ट्रांग फोर्स है ये। बोले आपको कैसे मालूम? क्योंकि स्ट्रांग फोर्स है तभी तो देखो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी ज़्यादा है। एक एक न्यूक्लियॉन को अगर आपको अलग करना है तो उसको एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा 10⁶। तो मतलब तुम सोचो कितनी ज़्यादा हो। मतलब अगर सपोज करो मैं एकदम कस के पकड़ा, एकदम ढीले हाथ से पकड़ा मैंने, कोई भी आएगा निकाल लेगा ना। ज़रा सी एनर्जी लगाया ये अलग हो, ये एक न्यूक्लियॉन ये एक न्यूक्लियॉन, ज़रा सी एनर्जी लगाया अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि फोर्स कैसा था? लूज था। और अगर मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज वेल एज अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। तो भाई अब ऐसा है कि जब मैं इसे अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं इसे अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ ये आसानी से रिलीज नहीं हो रहा, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रहा है। इधर ध्यान दो, इसको स्माइल बाद में देना है ना। तो अब भाई ज़्यादा ध्यान दो। तो अब हमने क्या देखा भैया, यहाँ पर क्या समझ में आ रही है इससे बात, कि हमको ये बात समझ में आती है कि ये जो भी फोर्स है जो सभी न्यूक्लियॉन्स को एक साथ होल्ड करके रख रहा है वो एक तो अट्रैक्टिव इन नेचर है, तभी तो होल्ड कर पा रहा है। दूसरी बात, ये जो भी फोर्स है वेरी वेरी स्ट्रांग फोर्स है, इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग फोर्स, है ना। आई बात समझ में? ये पहला कंक्लूजन। अब देखो यहाँ पर फैक्ट क्या है, द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज ऑफ 30 से लेकर 170 इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज। अब इसका मेन क्या? कॉन्स्टेंसी मतलब कांस्टेंट रहना, बाइंडिंग एनर्जी का कांस्टेंट रहना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोई भी एक, मान लो कि मैं इमेजिन कर लेता हूँ एक न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, ऐसा कोई भी एक न्यूक्लियॉन पकड़ लो, मैं कॉमन वर्ड इस्तेमाल करता हूँ न्यूक्लियॉन। मान लो ये न्यूक्लियॉन 4 दूसरे न्यूक्लियॉन से घिरा हुआ है, 4 दूसरे न्यूक्लियॉन से घिरा हुआ है, और मुझे इस न्यूक्लियॉन को यहाँ से आज़ाद करना है। ठीक है, मैंने इसे आज़ाद करने के लिए फोर्स लगाया, एनर्जी लगाया, और ये वाला अंदर बीच वाला न्यूक्लियॉन आज़ाद हो गया। अब मैं देखता हूँ, मैंने देखा कि अब ये दूसरा न्यूक्लियॉन है बीच वाला, उसको घेर कर अब पहले से ज़्यादा, अब कितने, पहले कितने थे? 4, अब कितने न्यूक्लियॉन घेर के बैठे? इसको 6। तो अब ये 6 न्यूक्लियॉन घेर के बैठे और मुझे फिर से इस न्यूक्लियॉन को आज़ाद करना है। मेरा दिमाग कहता है कि भैया देखो पहले 4 ही लोग थे, 4 ही लोग पकड़ के बैठे थे इसको, अब 6 लोग पकड़ के बैठे, तो अब मजबूती होगी, आगे होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होगा? बढ़ गया होगा, है कि नहीं, जिसकी वजह से इनको आज़ाद करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। ऑफ कोर्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ गया, देखने में आता है ना। मास कम था तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम थी, बड़ा बड़ा बढ़ता गया। अब उसके बाद मैंने देखा कि मैंने और ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स ले लिया। कितने हो गए? ऑलमोस्ट 9 के आसपास न्यूक्लियॉन हो गए इस सेंटर न्यूक्लियॉन को जो पकड़ के बैठे हैं। ऑफ कोर्स मैंने देखा कि न्यूक्लियॉन का बाइंडिंग एनर्जी अब और भी ज़्यादा बढ़ गया, इसको निकालना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। मगर मैं देखता हूँ अब जो मुझे पिक्चर नज़र आती है, मैंने देखा कि अरे ये बीच में एक न्यूक्लियॉन है, उसको घेर के इतने सारे न्यूक्लियॉन पकड़ के बैठे हैं। है ना। मुझे तो क्या लगा कि ये मामला अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मगर देखा गया कि ये अप्रोक्सीमेटली सेम है। ये क्या देखा गया? अप्रोक्सीमेटली सेम है। फिर मैंने देखा कि अगर मैंने और ज़्यादा क्वांटिटीज़ बढ़ा दिया न्यूक्लियॉन्स की, तो अभी भी ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाला मामला अभी भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, उल्टा हल्का सा कम हो गया। वो हल्का सा कम क्यों हो वो बाद में देखेंगे,
मगर अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मैंने देखा ना यहाँ से यहाँ तक जो फॉल होता है वो बहुत मामूली सा फॉल होता है। तो ऑलमोस्ट ये आपका बाइंडिंग एनर्जी जो है इस न्यूक्लियन को आजाद करने के लिए तकरीबन सेम आ रहा है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इससे क्या समझ में आ रहा है ना, इससे ये समझ में आ रहा कि भैया ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब इसकी रेंज सिर्फ यहीं तक के है। तो उसके जो रेंज के बाहर के न्यूक्लियन हैं, देखो यहां तक के, जैसे मान लो कि ये रेंज था पहले, तो यहां तक के जो न्यूक्लियन है इसको कस के पकड़े हुए है ना, क्योंकि ये बाकी आस इस रिंग के अंदर के सारे न्यूक्लियंस, इस रिंग के अंदर के सारे न्यूक्लियंस है ना, क्या हुआ कि भैया यहां पर उसको पकड़ के बैठे है ना। मगर भाई अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर क्या हुआ, तो भैया देखो इसके आसपास देखो, इसके रिंग के अंदर जितने भी न्यूक्लियन है इसके बराबर है ऑलमोस्ट, और इसके बाहर के जो न्यूक्लियन है उसका असर इस पे नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो थोड़ा उनसे दूर हो गया, इसीलिए वो ज्यादा उनको असर नहीं कर पा रहा। तो भैया ये पूरा उसका असर नहीं होगा। मान लो ये कमरे को पूरे नोटों से भर के रख दिया, पूरा ऐसा नोटों से भरे हुए है ना, कितने 2,000 तब तो बंद पड़ गए, 500 की नोट की गड्डी। अब तुम पूरा ऐसा समेटने की कोशिश कर रहे, पूरा ऐसा, मतलब तुम जितना हाथ में ले जा सकते ले जाओ, ऐसा तुमको छूट दिया मैंने, ऐसे इमेजिन कर लो, अंडरलाइन द वर्ड इमेजिन कर लो। तो भैया अब तुमको बोला कि भाई तुम्हारे को आज पार्टी में तरफ से ये पूरे बिखरे हुए नोट तुमको जितना ले जाना है ले जाओ, इसमें से तुम जितना समेटने की कोशिश करोगे, तुम पूरा कमरा लेके बिठा सकते कि एक साथ हाथ में समेट के नहीं लेके जा सकते, तुम हाथ में यहाँ जितना आया तुम ऐसा पकड़ के लेके चले जाओगे, है ना, मगर तुम पूरे कमरे की नोट समझ, क्यों, तुम्हारी रेंज के बाहर है ना। तुम्हारी ख्वाहिश है कि भाई मैं तो पूरा लेके जाऊं, मगर नहीं ले जा सकते। वैसे ही भाई मामला ये हो गया कि यहां पर आप क्या देखते हैं कि बाकी के न्यूक्लियंस इस न्यूक्लियन की रेंज के बाहर है, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो पाता, है ना। इसीलिए हम लोग कहेंगे यहां जो भी फोर्स ऑफ, ओपन द गेट प्लीज। आज क्या पनौती बैठी है। तो भाई इससे बात समझ में ये आती है, कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है, इधर ध्यान दो बेटा, कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है कि यहां जो भी फोर्स था वो शॉर्ट रेंज फोर्स था, उसकी रेंज ज्यादा नहीं थी, वो बहुत ही कम रेंज के अंदर फोर्स लगा पाता था। तो ये मेरा क्या आया कंक्लूजन। अब सवाल उठा कि हल्का सा कम क्यों हुआ, है ना। देखो मैंने कहा कि जो फोर्स था वो अट्रैक्टिव इन नेचर था, नो डाउट अट्रैक्टिव इन नेचर था, मगर जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता गया उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते गए, है ना। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस चीज को इमर्ज करते हैं, कुलम्स फोर्स को। वहां कौन सा फोर्स पैदा हो जाता है, कुलम्स फोर्स, जो कि रिपल्सिव इन नेचर होता है। न्यूक्लियस के अंदर का कौन सा फोर्स था, वो अट्रैक्टिव फोर्स था। अब भाई तुमने बोले कि ठीक है यहां तक अट्रैक्टिव फोर्स था, यहां पर भी कुलम फोर्स था, मगर क्वांटिटी कम थी ना चार्जेस की, तो कुलम फोर्स इतना असरदार नहीं था। मगर जैसे जैसे आप नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ रहे तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की क्वांटिटी भी बढ़ रही होंगी, और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते। दैट्स वाई उनके बीच में क्या पैदा हो जाता है, कोलम्स फोर्स, जो भी एक फोर्स होगा न्यूक्लियस के अंदर, जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो, तो न्यूक्लियर फोर्स के ऑपोजिट इन नेचर होता है, वो रिपल्सिव इन नेचर होता है। इसी वजह से उसके वजह से हल्का सा डिक्लाइन आता है यहाँ पे, नहीं तो ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ रहा तो कुलम फोर्स बढ़ रहा इसी वजह से। और ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑफ कोर्स उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, मगर तुमको मालूम होगा पूरे यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। उसके लिए बहुत बड़ा मास चाहिए होता है। ये तो पहले ही छटक भर के ये लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन है कितना, उनकी तो गिनती नहीं है, तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही ज्यादा वीक होगा। आई बात समझ में। तो ये था हमारा दूसरा कंक्लूजन। तीसरा न्यूक्लियर, एक तो आ एक तो जा आना जाना मत लगा प्लीज थोड़ा सा ठीक है चलो। अब देखो तीसरा पार्ट क्या कहता है, A heavy nucleus if breaks into a lighter nuclei, binding energy per nucleon increases. This explains the concept of nuclear fission. देखो क्या देखते हैं, एक ये लाइटर हैवी न्यूक्लियाई था और इसका एटॉमिक मास नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा था। जैसे एग्जांपल के तौर पे 240 मास वाला
मैं कोई एक न्यूक्लिया कंसिडर करता हूँ, मैं देखता हूँ कि उसने ब्रेक होकर दो छोटे छोटे न्यूक्लियन में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, जिसका मास आएगा 120। समझ में आ रहा क्या? एक मैंने इमेजिन किया कि मेरे पास एक न्यूक्लियस था जिसका एटॉमिक मास कितना था 240, वो टूट कर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया जिसका एटॉमिक मास कितना होगा 120 एंड 120। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर 120 के आसपास पहुंचा तो मतलब यहां कहीं आया होगा। देखो इस पॉइंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इस पॉइंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तुमको कौन सा लगता ज्यादा होगा? 120 वाले का, है ना? 120 वाले का बाइंडिंग एनर्जी, ये नीचे गया ना भैया ग्राफ, तो 240 वाला अगर ब्रेक होकर 120 में जाता है तो अब एक जो बन गया वो दूसरा न्यूक्लियर बन गया, अब 120 वाला और 120 वाला, तो अब पहले से इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो गई, मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब वो टाइटली बाउंड हो गया और ज्यादा उसके अंदर, है कि नहीं? और ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी यहां पर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। आई बात समझ में? अब यही जो न्यूक्लियर फिशन का जो फिनोमिना होता है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी का रिलीज होता है। वो कैसे होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे अपन, है ना? मगर अभी फिलहाल इतना याद रखना कि जब कोई लाइटर न्यूक्लिया, सॉरी हैवियर न्यूक्लिया ब्रेक होता है इनटू 2 लाइटर न्यूक्लिया, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाता है ना? और इस प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ने के वजह से और भी ज़्यादा वो न्यूक्लियस क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। और ये न्यूक्लियर फिशन का कॉन्सेप्ट इसी पार्ट पे आधारित है। और अब अगर मैं कहूँगा सबसे आखिरी ऑब्जर्वेशन क्या नजर आया? आखिरी ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि अगर 2 लाइटर न्यूक्लिया फ्यूज होकर 2 हेवियर न्यूक्लिया बनते हैं, जैसे मान लो, है ना, 16 ऑक्सीजन मान लो और 18 ऑक्सीजन या कोई भी ऐसा मिक्स होकर कोई एक हेवियर न्यूक्लिया बन जाता है। 16 + 18 कितना हो जाएगा? 34। तो 34 हुआ तो देखो कहाँ उनका बाइंडिंग एनर्जी कितना था पहले, और 34 बढ़कर कितना हो जाएगा? तो थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात, अगर 2 हल्के हल्के न्यूक्लिया मिक्स होकर फ्यूज होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनते हैं तो भैया इस प्रोसेस में भी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। कहा जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन से भी ज़्यादा डेंजर होता है ना? जो आपका एटॉमिक बॉम्ब होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, वो डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिशन। जो बायोलॉजिकल नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज में, सन में जो आप लगातार हीट ले रहे हैं, रेडिएशन ले रहे हैं, लगातार वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं आगे जाके। आया क्या समझ में ये कॉन्सेप्ट? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको अच्छे से ध्यान देना, इस बोर्ड में भी आएगा और उसमें भी आते रहेगा, ये नीट में भी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। न्यूक्लियर फोर्स में अगले सेशन में लूँगा।